आपका जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली कहाँ पे मौजूद है। तो इतनी बात हमने लास्ट क्लास में या लास्ट क्लास तक कर लिया था। तो इसके आगे की बात आज हमें करना है। तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नोट्स। तो आज हम लोगों का जो मेन बात होगा, रिकैप तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। रिकैप में आपके पास है वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, आज अपन लोग बात करने वाले हैं मेनली किसके ऊपर। आज अपन लोग बात करेंगे नोट्स के ऊपर। तो नोट्स क्या होते हैं और नोट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं और नोट्स कैसे हम कैलकुलेट करें यूजिंग क्वांटम नंबर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो नोट्स होते क्या हैं? तो नोट्स ऐसे क्या कहते हैं स्फेयर्स हैं या ऐसे प्लेन्स हैं where probability of finding electron is zero. That means ये ऐसी जगह है, या तो रेडियली होगी कि न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे हमने एक स्फीयर बनाया, उस पूरे स्फीयर में कहीं भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट मीन्स ये ऐसी जगह बताएंगी, मतलब दो टाइप के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपका, जैसे नोड्स की बात करें तो नोड्स दो टाइप के होते हैं। एक तो कहलाते हैं स्फेरिकल नोड, या उसी को हम बोलते हैं क्या, रेडियल नोड। मतलब न्यूक्लियस अगर यहाँ पे है तो r डिस्टेंस पे आपने एक सर्कल बनाया, मतलब स्फीयर बनाया 3D में, और उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो निकला, मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो निकली। तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड, रिप्रेजेंटेड बाय nr। ठीक है, तो टोटल नोड्स n से रिप्रेजेंट हो गए। तो दो टाइप के होंगे, एक तो होगा स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड, कि भैया न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे हमें ऐसे स्फीयर मिल रहे हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो है। ठीक है, दूसरा हमें क्या किस टाइप के नोड्स मिल सकते हैं, प्लेनर नोड, यानी को हम बोल सकते हैं एंगुलर नोड, रिप्रेजेंट होते हैं nl से। ये कैसे नोड्स हैं, ये ऐसे प्लेन्स हैं, जैसे मान लेते हैं पी ऑर्बिटल बनाया आपने, तो पी ऑर्बिटल में इस पूरे जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कुछ है। लेकिन अगर मैं ऐसा एक प्लेन ले लूं जो कि इस तरीके से पास हो न्यूक्लियस से, कहीं भी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेनर या एंगुलर। ठीक है, तो हमें दो टाइप के स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं जिस जगह पे साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो। साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब हमारा अगर शेप हमें पता है तो हम शेप से भी क्या निकाल सकते हैं, नोट्स। ठीक है, क्योंकि हम शेप पे r डिस्टेंस पे जाके अगर एक सर्किल बनाए, अगर कहीं भी वो सर्किल आपके शेप से कट कर रहा है, मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर वो सर्किल कहीं भी शेप से कट नहीं कर रहा है तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो आपका एक रेडियल नोड हो जाएगा। सिमिलरली हम एक प्लेन बनाए और उस प्लेन पे कहीं भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ना आए, तो फिर वो एक एंगुलर नोड हो जाएगा या प्लेनर नोड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में, बताए। क्लियर? चलिए, तो और ज्यादा समझ में आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा था, जैसे मान लेते हैं मेरे पास है डी एक्स वाई, मान लेते हैं मैं डी एक्स वाई बना लेता हूँ। तो एक ऐसा है, एक ऐसा है, और ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है। थोड़ी गलती हुई बनाने में, लेकिन आप समझ जाइए। ठीक है, तो ये आपका डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। अब इसमें सीधी सी बात है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है वो एक्स वाई प्लेन में है या नहीं, इस टाइप से। तो अगर मैं ऐसा कोई प्लेन ले लूँ जो जो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहीं भी कट ना करे, मतलब उस पूरे स्ट्रक्चर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो आए, तो वो एक क्या होगा, एंगुलर नोड होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे अलग कलर से बना देता हूँ अगर मैं ये वाला प्लेन ले लूँ, ये जैसे y, और ये आपका क्या है, ये नीचे की तरफ होगा z एक्सिस। तो अगर मैं y
जेड प्लेन ले लो, ये वाला जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे वाई जेड प्लेन में जो ओरिजिन से पास हो रहा है, कहीं भी वो इस स्ट्रक्चर को कट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब उसके किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 से ज्यादा नहीं आएगा। मतलब ये एक क्या है, ये एक एंगुलर नोड है या प्लेनर नोड है। समझ में आ रही हो? तो आप स्ट्रक्चर से तो निकाल ही सकते हैं, बट स्ट्रक्चर से निकालने के लिए आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स बेटर कि हम लोग कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लें, और मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज करके हम एंगुलर नोड और रेडियल नोड किसी भी ऑर्बिटल का निकाल पाए। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है भाई? ये तो हो गया समझने वाला कि हमारे पास अगर शेप पता हो तो हम उस शेप से निकाल सकते हैं एंगुलर नोड। सिमिलरली इसका एक और एंगुलर नोड होगा एक्स जेड प्लेन। आप एक्स जेड प्लेन जो ओरिजिन से पास हो रहा है वहां से पास करा दीजिए इसका परपेंडिकुलर, ऐसे ओरिजिन से पास होते हुए, तो वहां भी आपको कहीं भी कोई कट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो मैथमेटिकली अगर हम इसके ऊपर बात करें, सो मैथमेटिकली व्हाट वी कैन से कि एंगुलर नोड्स हमेशा एल के बराबर होते हैं, जहां पे एल क्या है आपका, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं। अलग अलग ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। एस ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है। दैट मीन्स ये बात पक्की है कि अगर आपको कोई बोले कि ये डी ऑर्बिटल है, तो ये बात पक्की है कि उसके टोटल एंगुलर नोड कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, जो यहाँ पे भी निकल के आ रहा है वाया शेप। तो मैथमेटिकली हम अगर ये फॉर्मूला याद कर ले तो मेरा काम हो गया कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो एंगुलर नोड्स होते हैं या जो प्लेनर नोड्स होते हैं वो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के बराबर होते हैं। बस इतना याद कर लीजिए, नोड्स का सवाल सॉल्व आपका हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका पहला रिजल्ट है। ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या है भाई? टोटल नोड्स कितने होते हैं? किसी भी ऑर्बिटल में टोटल नोड्स हमेशा n-1 के बराबर होते हैं, जहां पे n क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम। तो अगर टोटल नोड्स n-1 है, ठीक है, एंगुलर नोड्स या प्लेनर नोड्स कितने हो गए? प्लेनर नोड्स अगर l के बराबर है तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं कि रेडियल नोड्स कितने होंगे, टोटल में से एंगुलर नोड को हटा दीजिए, सो n-l-1। So these are the three mathematical formula which you can directly use to calculate number of nodes. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो वही वही वाली बात है, टोटल नोड्स दो टाइप के थे, एक तो था रेडियल नोड, एक था एंगुलर नोड। एंगुलर नोड की वैल्यू l के बराबर है, टोटल नोड की वैल्यू n-1 के बराबर है। ठीक है, तो रेडियल नोड की वैल्यू किसके बराबर होगी, n-l-1। सो मैथमेटिकली दिस इज योर फॉर्मूलेज टू कैलकुलेट नोड्स। किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, प्लीज बोलो। बताइए, समझ में आया सबको? कोई कुछ कहना चाहता है तो बस ये फॉर्मूला जो है वो आप याद कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर एवरी टाइम। ठीक है, बोलिए। ओके, ठीक है, तो टोटल नोड हो गए n-1, एंगुलर नोड हो गए l, तो रेडियल नोड हो गए n-1 में से l घटा दीजिए, सो n-l-1। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दूँ तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगेन अगर मैं कुछ क्वेश्चन से देखूं, जैसे कोई आपसे सवाल पूछे कि कैलकुलेट द रेडियल नोड्स इन फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स की वैल्यू दे दे 2p, बी पार्ट दे दे आपको 3d, सी पार्ट आपको दे दे 4f,
डी पार्ट आपको दे दो 6s। चलिए, तो इन चारों में आपको क्या निकालना है, रेडियल नोट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप सॉल्व, बताइए। पहला पार्ट बोलिए, ऑर्बिटल है 2p। 2p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, जो आगे लिखा हुआ है सेकंड ऑर्बिट, तो 2। एंड 2p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1, है कि नहीं। s ऑर्बिटल के लिए 0, p के लिए 1, क्वांटम नंबर्स। बस जैसे ही आपको n और l की वैल्यू मिल गई, आप रेडियल नोट का फॉर्मूला लगा दीजिए, n माइनस एल माइनस 1। तो टोटल कितना हो गया, 2 माइनस 1 माइनस 1, तो टोटल कितना हो गया, 0। मतलब 2p ऑर्बिटल में कोई भी रेडियल नोट नहीं है। ठीक है, ये सीधा आंसर आ गया। बी पार्ट, जैसे बी पार्ट है आपका 3D। चलिए 3D में देखते हैं। सो n की वैल्यू कितनी है इसमें, 3, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में है। डी ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 2। बताइए टोटल रेडियल नोट कितने निकलेंगे, n माइनस एल माइनस 1, that means that is equal to 3 minus 2 minus 1. Again, there will be no radial node in 3D orbitals. ठीक है, तो 3D में भी निकलेगा। सिमिलरली दोनों बाकी दोनों पार्ट सॉल्व करिए, देखिए कितने रेडियल नोड निकलते हैं। करिए, स्टार्ट हो जाइए। समझ में आया नहीं आया, बोलिए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ऑर्बिट का नंबर। और एजिमुथल क्वांटम नंबर एल क्या होता है, कौन सी ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो आपको एल की वैल्यू मिल गई, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। एंगुलर नोट का फॉर्मूला होता है एल, टोटल नोट का होता है एन माइनस 1। तो बस रेडियल नोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन माइनस एल माइनस 1। हो गया, खत्म। ठीक है, हो रहा है, बोलिए। 4F में कितना निकलेगा बताइए, सी पार्ट में। सॉल्व किया किसी ने, बोलिए। सी पार्ट में क्या आंसर आ रहा है, कोई भी अभी तक आ जाना चाहिए आंसर, बोलिए। सर जी सी पार्ट में 0 आया सर। बिल्कुल सही बात है, तो सी पार्ट में भी आपका आंसर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि सी पार्ट है 4F। 4F के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 4। एल की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 3। तो अगेन रेडियल नोट का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो एन माइनस एल माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन जो डी पार्ट है 6s, इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 6s के लिए 6, और ऑर्बिट का नंबर 6 है। एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो टोटल रेडियल नोट कितने निकलेंगे, 6 माइनस, मतलब एन माइनस एल माइनस 1। सो दैट इज 6 माइनस 0 माइनस 1, 5। दैट मीन्स 6s ऑर्बिटल में 5 रेडियल नोड होंगे। मतलब न्यूक्लियस से 5 ऐसी डिस्टेंसेस होंगी जिनमें आप स्फीयर बनाओगे तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात, ओके। तो इस टाइप से आप फॉर्मूला लगा के, ये जो बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसका यूज करके बड़े आराम से अपने आंसर्स निकाल सकते हो। रेडियल नोड, एंगुलर नोड और टोटल नोड। सवाल बहुत ही आसान होते हैं अगर आप सीधा फॉर्मूला लगाएं, और सवाल जो है वो रेगुलरली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप पिछले 20 साल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के, तो आपको 3-4 बार नोट्स के ऊपर सवाल जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल होता है। आपको बस केवल और केवल थोड़े फॉर्मूला जो है ये याद करने की जरूरत है। बस आप ये याद कर लीजिए, आपका सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, शेप से भी निकल आता है, बट शेप कितना याद करेंगे आप। ठीक है, और शेप 3D है, देखने में आपको 2D लगता है लेकिन है 3D। तो कभी कभी गलतियां भी हो सकती हैं, तो गलतियों से बचने के लिए ये बेसिक फॉर्मूला याद कर लीजिए, हो गया काम। ठीक है, इतनी सी बात है, क्लियर है। समझ में आ गया सबको नोट्स के बारे में, किसी को कोई भी डाउट है, परेशानी है, बताए। कोई कुछ कहना चाहता है, प्लीज बोलिए।
डाउट है क्या किसी को? बोलिए। नो सर। ठीक है, चलिए, तो डाउट नहीं है तो बस ये नोट वाला जो जो टॉपिक था वो भी खत्म हो गया। तो अब हम बात करते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, मतलब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्योंकि देखिए, हमने सबसे पहले तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिफाइन किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमने एटम के वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिफाइन हो गए, तो उसके बाद हमने बात किया क्या कि उनकी पोजीशन कहाँ पे है। तो अलग अलग मॉडल्स मिले। सबसे पहला मॉडल था थॉमसन का, वो जो प्लम पुडिंग मॉडल, उससे कुछ हुआ नहीं। ठीक है, फिर पहला जो ब्रेक थ्रू डिस्कवरी मतलब एक्सपेरिमेंटेशन था वो था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने पहली बार न्यूक्लियस की बात की, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये सब बात की। लेकिन वो बेचारा भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो देयर वर प्लेंटी ऑफ लिमिटेशंस ऑन रदरफोर्ड मॉडल। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बोन नाम के आदमी ने पूरा का पूरा मॉडल कॉपी कर लिया, लेकिन उसने उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। क्वांटाइजेशन की बात की कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, कोई भी ऑर्बिट एनर्जी आप नहीं दे सकते, ऑर्बिट रेडियस नहीं हो सकती। लाइसेंस ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया और आपने अलग अलग फॉर्मूले निकाले। आर एन इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, वी एन इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन, ई एन इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप की आपने खूब सारी बातें की। ठीक है, फोर्स मॉडल ने नो डाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया और साथ ही साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अलग अलग सीरीज हमने बनाई। 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये सब हमने किया। ठीक है, लेकिन बोर्ड मॉडल की भी लिमिटेशन निकल के आई। क्या लिमिटेशन निकल के आई? क्योंकि डुअल नेचर आ गया, और डुअल नेचर आ गया तो भाई जैसे लाइट जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर दिखाता है, वैसे ही जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनके ऊपर भी वेव नेचर डोमिनेटिंग होता है। अब वेव नेचर को हमने काउंट नहीं किया है बोर्स मॉडल में, तो इसलिए हमें एक नया मॉडल बनाना पड़ा। हमने इलेक्ट्रॉन को वेव माना और उसके हिसाब से जो मॉडल मिला दैट इज नोन एज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। समझ में आई बात, जो लास्ट टॉपिक था। ठीक है, सो वेव मैकेनिकल मॉडल में ऑफ एटम में हमने क्या बात की कि भैया इलेक्ट्रॉन एक वेव है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D स्पेस पर घूमता है। ठीक है, मतलब ये पक्की बात है कि हम एग्जैक्ट कोई चीज अगर पार्टिकल वेव दोनों होगी तो उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब चीजें हमने नोट की। एंड फाइनली हमने एक इक्वेशन बनाई जो कि इलेक्ट्रॉन की वेव के वेव फंक्शन को रिलेट करती है x, y, z और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। और वो इक्वेशन क्या कहलाती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं, ऑल्दो सॉल्यूशन हमें नहीं करना है बट रिजल्ट हमें जरूर चाहिए, तो हमने उसको जब सॉल्व किया तो साई की जो वैल्यू मिलेगी वो कभी पॉजिटिव मिलेगी, कभी नेगेटिव मिलेगी। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मिला? साई स्क्वायर। लास्ट क्लास में पहुंच गए हैं। ठीक है, और साई स्क्वायर का जब हमने x, y, z में 3D स्पेस में उसका शेप बनाया तो हमें अलग अलग शेप्स मिले। ठीक है, कभी हमें स्फेयर मिला, कभी डम्बल मिला, कभी डबल डम्बल मिला, कभी डिफ्यूज डबल डम्बल मिला। तो उनको हमने अलग अलग नाम दिया, SP, DF, और उनको हमने बोलने लग गए कि ऑर्बिट के अंदर अब ऑर्बिटल्स भी होंगे, जो कि बोर्स मॉडल नहीं बोल पा रहा था। बोर्स मॉडल केवल ऑर्बिट तक बोलता है, बोर्स मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करता है। बट जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है दैट इज वैलिड फॉर व्हाट? बोथ द नेचर, इट इज इनकॉर्पोरेटेड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटॉमिक मॉडल। दूसरी चीज, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये वैलिड है। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको? तो इतनी बात हम लोग लास्ट क्लास तक कर चुके हैं। उसके बाद फिर हमने क्या किया? हमने क्वांटम नंबर्स डिफाइन किए। फिर क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल करके हमने ऐसी जगह ढूंढी जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, और उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूलेज भी नोट करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तुरंत आसानी से n और l दो क्वांटम नंबर से ही सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात अभी तक हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गया एटॉमिक मॉडल,
इससे ज्यादा एटॉमिक मॉडल आपको नहीं पढ़ना है। वो अलग बात है कि इस मॉडल में भी जो लास्ट मॉडल था वेव मैकेनिकल मॉडल, उसमें भी परेशानियां हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो 100% फुल प्रूफ है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हमने क्या कहते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन की वेव का, वो सर्कुलर या स्फेरिकल ही माना है, ठीक है, नोट्स भी स्फेरिकल ही निकल के आ रहे हैं। बट आज के जमाने में अगर हम बात करें तो आज के जमाने में तो भैया जो आपकी ऑर्बिट्स होती हैं वो इलिप्टिकल भी होती हैं, तो वो फिर आप बीएससी एमएससी के कोर्सेज के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। 12th क्लास के सिलेबस में जो सबसे रिफाइंड मॉडल है वो यही है, क्योंकि वेव मैकेनिकल मॉडल या श्रोडिंगर इक्वेशन मॉडल कहलाता है, ये आपका लास्ट है, ठीक है। इससे भी आगे मॉडल्स है नो डाउट, और भी लोगों ने मेहनत की है। समरफील्ड मॉडल है इलिप्टिकल ऑर्बिटल्स वाला, वो आप हायर क्लासेस के लिए छोड़ दीजिए। जब आप केमिस्ट्री में हायर क्लासेस की बात करेंगे तब वो मॉडल आपको पढ़ने पड़ेंगे, बट अभी उसके लिए आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें जितनी मैंने आपको बताई वो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है, ठीक है, 12th क्लास के सिलेबस के हिसाब से या नीट एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए। अब हम बात करेंगे किसकी, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल सी बात है, बचपन से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आ रहे हो, बचपन से मतलब 9th क्लास से। तो आपने लिखा कार्बन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपने लिख दिया 2,4। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, आपने लिख दिया 2,8,1, है कि नहीं। तो ये पुराने जमाने के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें आप ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज को लिख देते हो। नए जमाने में क्योंकि अब हम लोग ऑर्बिट से आगे बढ़ गए हैं, हम ऑर्बिट की जगह पे ऑर्बिटल्स का भी इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो अब हमें नए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जिस चीज को आप पहले 2,4 लिखते थे, उसको आप ऑर्बिटल्स की टर्म्स में 1s के ऊपर कुछ, 2s के ऊपर कुछ, 2p के ऊपर कुछ, ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाए और उनके उनके ऊपर जो गवर्निंग प्रिंसिपल है वो कौन कौन से हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो हमें पढ़ना है। समझ में आ रही सबको बात, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक आप डाल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब भी आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम हो आयन हो कोई भी हो, जनरली एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं। जब भी आप किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कुछ लॉज हैं जो कि हमेशा उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर लगेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है उन लॉज को समझ लेना, पढ़ लेना, ताकि मुझे एक आइडिया रहे कि मुझे किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का लिखना है। समझ में आ रही बात। तो जो लॉज हैं, जो गवर्निंग लॉज हैं, वो मेनली 3 है, ठीक है। तो एक एक करके हम उन तीनों लॉज को पढ़ेंगे, और जब वो तीनों लॉ हमारी समझ में आ जाएंगे तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात करेंगे। सबको क्लियर है मेरी बात, बोलिए, ठीक है। तो सबको रिकैप समझ में आया हम कहाँ हैं और क्या करने वाले हैं, क्लियर है ना भाई। फजरुल आलम आलम तपादार, बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, चलिए। तो जो लॉज गवर्निंग लॉज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, वो क्या क्या है, उनकी बात करते हैं। जो पहला लॉ है दैट इज नोन एज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। घबराने की जरूरत नहीं है, ऑफ-बाउ कोई अंग्रेजी का टर्म नहीं है। ऑफ-बाउ एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब होता है इंक्रीजिंग, स्टैकिंग अप, किसी भी चीज को बढ़ाते जाना, ठीक है। सो वो कहलाता है ऑफ-बाउ। ये इंग्लिश का टर्म नहीं है, ये जर्मन टर्म है, ठीक है। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का कहना क्या है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का कहना ये है कि मान लेते हैं मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास खूब सारे ऑर्बिटल्स है, एटम्स है, मतलब एटम के अंदर ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स है। तो मैं किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरूंगा उसके बारे में बात की है अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। तो अबाउ प्रिंसिपल का कहना क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ ऑर्बिटल्स एनर्जी। ये सबसे आसान डेफिनेशन है जो मैंने आपके सामने लिख दी है। ठीक है, कि अगर आपके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन है और आपके पास खूब सारे ऑर्बिटल्स हैं, तो सबसे पहले आप उस ऑर्बिटल को ढूंढिए जिसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में भरे जाएंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। अब ये तो बहुत आसान है बोल देना कि ऑर्बिटल एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी कि ऑर्बिटल की एनर्जी को हम कैसे निकालें, है कि नहीं, उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रखें, और कौन सी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, ये दो मेजर क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अबव प्रिंसिपल ने पहले सवाल का जवाब दिया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम ऑर्बिटल्स को कैसे अरेंज करें। ठीक है, अब किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ये अगले रूल से हमें पता चलेगा, दैट इज नोन एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अभी अबव ने क्या किया भाई, एनर्जी का ऑर्डर बताया, तो अबव ने एनर्जी के ऑर्डर के लिए एक रूल बताया, दैट इज नोन एज बोर्ड्स-बरी रूल, या इसी को हम बोलते हैं अपने शब्दों में n+l रूल। ठीक है, तो उसने बोला कि भैया जो भी ऑर्बिटल आपको देखना है कि दो ऑर्बिटल को कंपेयर करना है कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप बोर्ड्स-बरी रूल का इस्तेमाल करिए या n+l रूल का इस्तेमाल करिए, जो क्या बोलता है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l वैल्यू। दैट मींस अगर n+l, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो n और l दो ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है, जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है नहीं? जिस एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ, बोर्ड्स-बरी रूल, इससे आपको एनर्जी का ऑर्डर मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कोई आपसे बोले बताओ 2s और 2p में किसकी एनर्जी ज्यादा है, कौन पहले भरा जाएगा, तो आप 2s के लिए सॉरी n+l की वैल्यू निकाल दीजिए। बताइए 2s के लिए n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है s ऑर्बिटल के लिए 0, तो टोटल सम कितना आया 2, तो 2s के लिए टोटल सम है 2, 2p के लिए कितना है n की वैल्यू 2, l की वैल्यू कितनी है p ऑर्बिटल के लिए 1, टोटल सम कितना आया 3, मतलब 2p के लिए टोटल सम है n+l का 3। तो बताइए किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है, ऑफ कोर्स 2p की एनर्जी ज्यादा है, किससे 2s से, क्यों, क्योंकि 2s के लिए n+l की वैल्यू आई 2 और 2p के लिए n+l की वैल्यू आई 3। ठीक है, बोर्स मॉडल में क्या था, से पूरे ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स थी, लेकिन इसमें ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो 2s की एनर्जी कम है किससे 2p से, लेकिन कभी कभी क्या होगा, कभी कभी कुछ ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे जिनमें एनर्जी सेम हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं बताइए 4p की एनर्जी ज्यादा है या 3d की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, बताइए n की वैल्यू कितनी है 4p के लिए 4, 3d के लिए कितनी है 3, बताइए l की वैल्यू कितनी है 4p के लिए, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये भी आ गया 5, ये भी आ गया 5। ठीक है, तो जब क्लैश हो जाए, जब n+l की वैल्यू दो ऑर्बिटल की सेम हो जाए, तब हम किसकी एनर्जी कम मानेंगे किसकी ज्यादा मानेंगे, तो उसके लिए एक अलग से रूल दिया गया कि इफ n+l वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल्स इज सेम then the orbital having high n value will be more energetic। ठीक है, तो जब बस यही केस हो सकता है कि जब दो ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू सेम आ जाए, तब
तब हम n को प्रायोरिटी देते हैं। जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम, जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो बताइए n किसका कम है? 3p का, और 4p में n की वैल्यू 4 है, तो कौन ज्यादा एनर्जेटिक हो गया? 4p। समझ में आया सबको या नहीं आया? बोलिए, क्लियर है? तो सबसे पहली बात कि अगर मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे ऑर्बिटल हैं, तो सबसे पहले हम किस ऑर्बिटल को भरेंगे? जो सबसे कम एनर्जी वाला है। ठीक है, एनर्जी का ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? बोर्ड्सबरी रूल से या n+l रूल से। n+l रूल में क्या दिक्कत आ सकती है? कभी कभी दो ऑर्बिटल का n+l सेम आ सकता है। तो अगर n+l की वैल्यू सेम आई तो हम किसको कम एनर्जी, किसको ज्यादा एनर्जी का मानेंगे? जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम, जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। इतना सबको क्लियर है या नहीं? बोलिए। क्लियर सर। समझ में आ गई बात? चलिए, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है, और अलग अलग ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी 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 है ये हमें पता चल गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन किस ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, सेकंड में कौन से होंगे, थर्ड में कौन से होंगे, फोर्थ में कौन से होंगे, फिफ्थ में कौन से होंगे, बढ़ते जाइए। ठीक है, और जितने भी, क्योंकि अभी तक टोटल कितनी ऑर्बिट्स तक हम पहुंचे हैं? अभी तक टोटल 120 एलिमेंट के करीब डिस्कवर हुए हैं। 92 यूरेनियम तक के एलिमेंट तो नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन यूरेनियम या उससे बाद वाले, यूरेनियम के बाद वाले जिनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, 92 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले, वो सब तो लैब में बनाए गए हैं, तो दे आर मैन मेड एलिमेंट। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे चल के ये नंबर ऑफ मैन मेड एलिमेंट बढ़ते जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आज से 50 साल बाद कि 200 एलिमेंट आ जाए। ठीक है, बट अभी हाल फिलहाल तो 120 के लगभग आपके एलिमेंट है। ठीक है, तो 120 एलिमेंट के लिए अभी तक आप एट मैक्स 7th ऑर्बिट तक ही जा पाए हैं। ठीक है, आपके पीरियड टेबल में आप देखिए तो 7वां ऑर्बिट ही भर रहा है अभी भी। ठीक है, और एफ में तो आप देख ही सकते हैं 5 एफ ही भर रहा है ऑर्बिटल की बात की जाए तो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अगर मैं एक बेसिक सा आइडिया लूं अबाउ प्रिंसिपल का, तो मुझे एक ऑर्डर निकालना है अलग अलग ऑर्बिटल्स में कि सबसे पहले कौन भरा जाए। ठीक है, चलिए, तो अगले पेज पर मैं एक बेसिक सा आइडिया बना रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी ऑर्बिट में हमेशा किसके बराबर होते हैं? ऑर्बिट नंबर के बराबर होते हैं। दैट मीन्स एन की वैल्यू के बराबर। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? एक। कौन सा? 1s। सेकंड ऑर्बिट है तो उसमें कितने होंगे? दो, 2s 2p। थर्ड है तो उसमें कितने होंगे? तीन, 3s 3p 3d। इस टाइप से। तो ये आप जरूर याद रखिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो n की वैल्यू के बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको सैंपल देता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या है? 1। एक ही ऑर्बिटल होगा उसमें, 1s। लेकिन अगर सेकंड ऑर्बिट की बात की जाए तो सेकंड ऑर्बिट में एन की वैल्यू कितनी है? 2। उसमें दो ऑर्बिटल होते हैं, 2s एंड 2p। ठीक है, थर्ड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिट में एन की वैल्यू है 3, तो टोटल ऑर्बिटल होंगे 3, 3s 3p एंड 3d। 3f कभी नहीं होता। फोर्थ ऑर्बिट की बात की जाए तो फोर्थ ऑर्बिट में होता है एन की वैल्यू 4। टोटल ऑर्बिटल होंगे 4s 4p 4d एंड 4f, चार। फिफ्थ ऑर्बिट की बात की जाए तो नो डाउट उसमें 5 होने चाहिए, लेकिन पांचवा अभी तक भरा ही नहीं है। अभी तक आपके जीवन में केवल 4 ही ऑर्बिटल हैं जो कि आ सकते हैं, 5s। आगे चल के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 200 हो गए, 250 हो गए, तब पांचवा ऑर्बिटल भर जाएगा, तब फिर जी ऑर्बिटल भी आएगा। बट अभी के लिए, अभी तक की केमिस्ट्री के लिए एफ ऑर्बिटल ही आपका मैक्सिमम है। सो फिफ्थ ऑर्बिट में 5s 5p 5d 5f ये सब होते हैं। 5g भी हो सकता है क्योंकि पांचवा है, लेकिन अभी तक भरा ही नहीं है, तो आपको नहीं सोचना है उसके बारे में। ठीक है, सिक्स ऑर्बिट की बात की जाए तो उसमें 6 होंगे नो डाउट, n = 6। लेकिन अभी तक कितने होंगे? केवल और केवल अभी तक इतने ही भरे हुए हैं।
इवन 6f भी नहीं भरा है। अगर आप पीरियड टेबल में नीचे पड़ी हुई लाइंस को देखें एफ ब्लॉक को, तो केवल दो ही ब्लॉक है, एक 4f वाला, एक 5f वाला। 6f वाला ब्लॉक भरा ही नहीं है अभी तक, ठीक है, ऑल्दो है बट भरा नहीं है, ठीक है। और 7th ऑर्बिट जो लास्ट ऑर्बिट अभी तक भरी है आपके पीरियड टेबल में n=7, उसमें तो केवल s ही ऑर्बिटल भरा है, p भी नहीं भर पाया अभी तक। d और f की बात तो छोड़ दीजिए, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इतने ऑर्बिटल्स आपके जीवन में आएंगे। अब इनमें से सबसे कम एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, ये हम अबाउट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। कोई आदमी चैट कर रहा है, देखते हैं। सी का 0, डी का 5, ओके आंसर, ठीक। क्लियर है सबको। तो अभी इतने ऑर्बिटल्स को हमें क्या करना है, हमें एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो इतने ऑर्बिटल्स को हमें एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज कर देना है यूजिंग द प्रिंसिपल दैट वी हैव लर्न इन दिस पर्टिकुलर अबाउ प्रिंसिपल। तो अबाउ प्रिंसिपल का कहना क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस l वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो अब मैं अलग अलग ऑर्बिट की बात कर लेता हूँ। कहाँ से आवाज आ रही है? इसका माइक खुला हो। फकरू आलम तपादार भाई, कितनी बातें करोगे तुम? कुछ नहीं। थोड़ा क्लास पर ध्यान दे लो भाई, बाकी बातें तो होती रहेगी। anyway, चलिए, तो अब देखिए मैं इन सब ऑर्बिटल को अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्बिट की बात की, तो n=1। बताइए n=1 में कितनी ऑर्बिट्स आएंगी, ऑर्बिटल आएंगी एक, कौन सी, 1s, ठीक है। n=2 की बात करता हूँ, बताइए कितनी ऑर्बिटल आएंगी, 2s आएगा, और कौन सा आएगा, 2p आएगा, आएगा या नहीं बोलिए। n=3 की बात कर रहा हूँ, तो कौन कौन सी ऑर्बिटल आएंगी, 3s आएगा, फिर 3p आएगा, और फिर 3d आएगा, आएगा या नहीं बोलिए। n=4 की बात कर रहा हूँ, तो अगेन क्या आएगा, 4s आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 4d आएगा, और एक और आ जाएगा क्या, 4f, ठीक है। सिमिलरली n=5 की बात करूँ तो क्या आएगा, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g भी है, आता हो सकता है बट अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। सिमिलरली 6 की बात करूं तो 6 में आएगा 6s, फिर 6p, फिर 6d, फिर 6f, 6g, 6h, वो सब भी आ सकता है, लेकिन ये काम का ही नहीं है, नॉट येट, अभी तक आया नहीं है। समझ में आई बात, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन अभी तक जी ऑर्बिटल में गया ही नहीं, ठीक है। एफ में ही बात खत्म हो गई। n=7 में कितना आएगा, 7s, 7p, 7d, 7f। चलिए, तो अभी तक f ऑर्बिटल तक ही हम पहुंचे हैं, तो हमने सबके f मान लिए। थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में कोई p ऑर्बिटल नहीं होता है, सेकंड में कोई d ऑर्बिटल नहीं होता है, थर्ड में कोई f ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। अब मैं अलग कलर से इनके नीचे इनके n+l की वैल्यू लिख देता हूँ। तो ब्लू कलर से मैं 1s के नीचे उसके n+l की वैल्यू लिख रहा हूँ। बताइए 1s के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1, l की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो टोटल सम कितना आएगा, 1। बताइए 2s के लिए कितना आएगा, 2, 3s के लिए कितना आएगा, 3, 4s के लिए 4, 5s के लिए 5, 6s के लिए 6, 7s के लिए 7। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1, तो n में 1 जोड़ दो, तो 2p के लिए आएगा 3, 3p के लिए आएगा 4, 4p के लिए आएगा 5, 6p, 5p के लिए 6, 6p के लिए 7, 8p के लिए 8। d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो n जो आगे लिखा है उसमें 2 जोड़ दो, सो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, 4, 4d के लिए 6, 5d के लिए 7, 6d के लिए n+l 8, 7d के लिए 9। f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 3, तो आगे जो लिखा है 4 उसमें 3 जोड़ दो, सो 4 + 3 7, 5 + 3 8, 6 + 3 9, 7 + 3 10। ये इनके n+l की वैल्यू है। समझ में आया सबको या नहीं बोलिए, ठीक है। एज पर अबाउट प्रिंसिपल, हम हमेशा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में भरेंगे, जिसका n+l क्या हो, सबसे कम हो। उसके बाद किस में भरेंगे, जिसका ज्यादा हो। अगर दो लोगों के सेम आ गए तो हम किस में भरेंगे, जिसका n कम हो, ठीक है।
तो जो सेम वाले हैं उनका हम एक लाइन बना देते हैं। तो ये 1 वाले हैं, ये 2 वाले हैं, अब देखिए ये 3 वाले हैं, ये 4 वाले हैं, ये देखिए ये सारे 5 वाले हैं, ये देखिए ये सारे 6 वाले हैं, ये देखिए ये सारे 7 वाले हैं, ये सबके सब 8 वाले हैं, ये 9 वाले हैं, ये 10। ठीक है, ये जो रेड लाइंस हैं ये क्या बता रही है आपको, बराबर n+n। ठीक है, अब आप अबव प्रिंसिपल लगा के ऑर्डर निकाल लीजिए। अबव प्रिंसिपल क्या बोलता है, जिसका n+n सबसे छोटा हो वो पहले भरेगा। तो बताइए सबसे पहले कौन भरेगा। अगर मैं 1s से बात करूं तो 1s भरेगा, 1s के बाद 2 वाला तो एक ही है तो 2s भरेगा, 2s के बाद अब दिक्कत है क्योंकि एक 3s है एक 2p है। ठीक है, दोनों का ही n+l 3 है। तो बताइए जब n+l सेम होता है तो पहले कौन भरेगा, जिसकी एनर्जी कम हो। एनर्जी कम किसकी होगी, जिसके n की वैल्यू कम हो। n की वैल्यू कम किसकी है, 3s की या 2p की, 2p की। तो पहले कौन भरेगा, 2p भरेगा, उसके बाद 3s भरेगा। दैट मीन्स अगर हम कनेक्शन कर दें इसी में इस टाइप के कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद भरा जाएगा 4d, 4d के बाद 5p, 6s, 6x के बाद भरा जाएगा 4f। इस टाइप से आपको कनेक्शंस मिल जाएंगे। सो दिस इज द रियल वेरिएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक क्रिसमस ट्री टाइप का बन गया, समझ में आई बात। तो बताइए ऑर्डर क्या है, आप बताइए तो ऑर्डर क्या निकल के आया। सबसे पहले एनर्जी ऑर्डर क्या निकल के आया एज पर अबव प्रिंसिपल, 1s सबसे कम एनर्जी, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद नंबर आएगा 3s का, फिर किसका आएगा 3p का, फिर किसका आएगा 3d का नहीं आएगा 4s का आएगा, 4s के बाद किसका आएगा देखिए 4s, 4s यहाँ पे 4s से आप पहुंच जाएंगे 3d, सो आएगा 3d, 3d के बाद आएगा 4p, 4p के बाद आएगा 5s, 5s के बाद आएगा आप कहाँ पहुंच जाएंगे 4d, 4d, 4d के बाद आएगा किसका 5p, 5p के बाद आएगा 6s, 6s के बाद आएगा 4f, और उसके बाद आएगा आपका ये आगे वाली चीज। ठीक है, 4f, 5d, फिर 6p, 7s, इस टाइप से आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेनली याद रखनी है अप टू 36। तो 36 तक तो 4d तक ही 4p तक ही काम हो जाएगा। ठीक है, बट ये एक बेसिक सा एनर्जी ऑर्डर है जो कि आप अबव प्रिंसिपल से आप बना सकते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में तो बताइए। बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है, समझ में आया आपको या नहीं। Yes, sir. Clear, sir. ओके, सो ये आपका बेसिक आइडिया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर एनर्जी ऑर्डर। तो अबव प्रिंसिपल आपको क्या बताता है, ये बताता है जो रिजल्ट आपके सामने है। तो अबव प्रिंसिपल ने क्या बताया भाई, ये बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर भरे जाएंगे तो इसी फैशन में भरे जाएंगे। सबसे पहले 1s भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, ऐसे ही भरा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए इस ऑर्डर को। अगर याद नहीं होता है तो बना लीजिए इस टाइप का ऑर्डर, सामने अपने जो भी स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका लीजिए। ठीक है, बार बार देखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। जी ऑर्बिटल, एच ऑर्बिटल, आई ऑर्बिटल अभी तक दुनिया में नहीं है। ठीक है, इवन अभी तक तो एफ ऑर्बिटल भी 5f तक ही भरा है, कोई ऐसा है ही नहीं जो कि 6f या 7d में गया है या 7f में गया है। ठीक है, अभी तक 7s2 चल रहा है, 7s2, 7p बस, और ये आपका 6d यही चल रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ू मैं। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक आइडिया कि ऑर्बिटल की एनर्जी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब अगली चीज क्या है, किस ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अदरवाइज तो हमें पता नहीं चलेगा। मान लेते मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अब मैं किस में कितने दूं, 1s में कितने दूं, 2s में कितने दूं, 2p में कितने दूं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए फिर अगला रूल है। ठीक है, सो रूल नंबर 2 जो है वो कहलाता है पॉलीज
एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो, तो पहले हम टेक्निकल टर्म्स की बात कर लेते हैं, फिर हम मजदूरों की भाषा की बात करेंगे। टेक्निकल टर्म्स में इसको हम कैसे लिखते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स will have same set of all four quantum numbers। ये है एकदम टेक्निकल डेफिनेशन कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर के चारों क्वांटम नंबर का जो सेट है वो सेम नहीं हो सकता। ये तो हमने पहले भी देखा जब हमने क्वांटम नंबर पढ़ा, किन्हीं भी दो आदमियों के एड्रेस सेम नहीं हो सकते। अगर दो आदमियों के एड्रेस सेम है तो आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, ठीक है, मतलब आपकी आइडेंटिटी पे कोई और दूसरा आदमी जी रहा है, ठीक है, क्योंकि सेम नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हो गई होगा, ठीक है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना यही है कि किसी भी एटम के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के NLMS, ये चारों के चारों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो अलग होना पड़ेगा, ठीक है। N ऑर्बिट है, चलो ऑर्बिट सेम हो सकती है, मान सकता हूँ, ठीक है। L ऑर्बिटल है, चलो ऑर्बिटल सेम हो सकती है, मैं ये भी मान सकता हूँ। M ब्लॉक है, चलो ब्लॉक सेम हो सकता है, ये भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन लास्ट वाला S है, उसकी दो ही वैल्यू है, समझ में आई बात, या प्लस हाफ या माइनस हाफ। दैट मीन्स कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा आ जाए जो प्लस हाफ वाला ही हो उसी ऑर्बिटल में, उसी ब्लॉक के अंदर, दैट इज नेवर पॉसिबल, समझ में आई बात। तो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं निकल सकते, कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर तो अलग होना ही पड़ेगा। तो ये हो गया टेक्निकल डेफिनेशन। समझने वाली डेफिनेशन क्या है, मजदूरों वाली डेफिनेशन क्या है, तो मजदूरों की भाषा में डेफिनेशन है ये, ठीक है, कि in a block at max 2 electron can be accommodated। So in a block at max 2 electron can be accommodated। ब्लॉक का मतलब क्या है, जैसे याद करिए एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल में एक ही ब्लॉक होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इस एक ब्लॉक में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते, क्यों, क्योंकि एस की वैल्यू दो ही है, या प्लस हाफ है या माइनस हाफ है, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाला आ गया, एक माइनस हाफ वाला आ गया, तुम बोलो कि नहीं तो ये सही है, बट तुम बोलो कि नहीं मैं एक प्लस हाफ वाला, एक माइनस हाफ वाला, एक और प्लस हाफ वाला ले आता हूँ, तो भैया इन दोनों के क्वांटम नंबर के सेट सेम हो जाएंगे भाई साहब। क्यों, क्योंकि इनका एल भी सेम है, एम भी सेम है, एन भी सेम है, और एस भी क्या हो गया, प्लस हाफ, क्योंकि एस की वैल्यू प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ। अगर तुम बोलो कि मैं ऐसा वाला इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो इन दोनों का सेम हो जाएगा क्वांटम नंबर का सेट। दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन एक ब्लॉक में नहीं रह सकते। एक ब्लॉक में एटमेक्स कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जितने एस की डिफरेंट वैल्यूज है। एस की डिफरेंट वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम एक ब्लॉक में 2 से ज्यादा लोगों को नहीं रख सकते। समझ में आ रही बात सबको या नहीं, बोलिए, क्लियर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैंने तीसरा लेके आया तो उसके उसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी, तो इट विल हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर देन द फर्स्ट वन और सेकंड वन। समझ में आ रही बात। तो हमेशा हम किसी भी ब्लॉक के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। समझ में आ रही बात, बोलिए, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो याद, बोलिए, समझिए सर। तो देखो सर उस, हाँ क्या बोल रहा हूँ, बोलो, हाँ। सो इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि भैया टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर के चारों वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। 3 सेम हो जाए चलेगा, लेकिन चारों के चारों सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, आपके और आपके दोस्त के कुछ एड्रेस तो सेम ही होगा। अगर आप दोनों एक ही गांव के हैं तो आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपके गांव का नाम सेम है, बट कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए। अब तुम बोलो घर का नंबर भी सेम हो जाए, अब तो बड़ी दिक्कत है। और अगर घर का नंबर भी चलो सेम है, मान लेते हैं सेम नंबर ही है, तो लोकेलिटी अलग अलग होनी चाहिए, पापा के नाम अलग अलग होने चाहिए, है कि नहीं, अदरवाइज तो आइडेंटिटी थ्रेफ्ट हो गया भाई आपका, समझ रहे नहीं समझ रहे।
सो बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि सबसे नीचे वाला क्वांटम नंबर है, एकदम अंदर जाके आइडेंटिफाई करने वाला क्वांटम नंबर है, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 हो सकती है। तो एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन ही एक ब्लॉक में रह सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ब्लॉक में नहीं रह सकते। ठीक है, तो आप कभी भी किसी ब्लॉक में कभी भी बोलो कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 3 है, 4 है, दैट इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बताता है कि किस ब्लॉक में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। चलिए अगले पेज पे देखते हैं इसको। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एज पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एज पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आप बताइए एस ब्लॉक, आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, वो सिंगल ब्लॉक वाला होता है क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल है, एक ही ब्लॉक से रिप्रेजेंट होता है। अगर एक ही ब्लॉक से रिप्रेजेंट होगा तो एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन रख पाएगा वो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, सो 1 into 2। तो एस ऑर्बिटल में एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 2, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में नहीं आ सकते। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग, एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, बस। सिमिलरली हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल आप जानते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ गई। पी ऑर्बिटल 3 डायरेक्शन में हो सकती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ऑफकोर्स पी ऑर्बिटल में 3 ब्लॉक्स बन सकते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पी वाई पी जेड। कितने ब्लॉक हैं, 3। बताइए कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो, पर ब्लॉक 2 रख सकते हो, टोटल ब्लॉक 3 है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो आप, 6। समझ में आ रही बात। सिमिलरली डी ऑर्बिटल की बात की जाए तो डी ऑर्बिटल में कितने ब्लॉक्स हैं, टोटल टोटल ब्लॉक्स होंगे 5। ठीक है, आप जानते हैं मैंने आपको सबके स्ट्रक्चर भी बताए हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। टोटल ब्लॉक है 5, हर ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं आप, 10। और लास्ट ऑर्बिटल है आपका एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल में टोटल ब्लॉक होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ब्लॉक है 7, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन। तो एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आप एट मैक्स रख सकते हैं। दिस इज द फाइनल आउटकम ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको ये बताता है, ठीक है, कि किसी ब्लॉक में आप कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। क्लियर है बात या नहीं, बोलिए। ठीक है, Yes, sir. तो टॉपिक था एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला रूल हमें जो मिला उससे हमें क्या पता चला, उससे हमें पता चला कि हम इलेक्ट्रॉन को किस फैशन में भरते हैं, मतलब कौन सी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कौन से में बाद में भरेंगे, ये पहली चीज पता चली। फिर दूसरे रूल से हमें क्या पता चला कि किस ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एट मैक्स, तो वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उससे हमें ये पता चला। अब तीसरा जो है, जो इसके बाद वाला जो है, वो फाइनली क्या बताता है कि अगर मुझे किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो वो किस फैशन में भरे जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग अप फैशन है वो आपको बताता है तीसरा वाला रूल। तो वो तीसरा वाला रूल क्या है भाई, वो बताता है आपको एक नया जो रूल है, एंड दैट इज नोन एज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये है आपका तीसरा रूल और फाइनल रूल, जो कि आपको ये बताएगा कि अगर मान लेते हैं जैसे पी ब्लॉक है, अब पी मतलब पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में आपके पास कितने ब्लॉक हैं, 3। अब मान लेते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हो आप, 6। अब कोई बोले नहीं पी 4 है, पी पे 4 ही इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ब्लॉक में है और किस फैशन में है, ये बताता है हुन्स रूल। समझ आई बात। तो हुन्स रूल क्या बताता है, पहले हम इसको टेक्निकल टर्म्स में लिख लेते हैं, फिर हम समझेंगे। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में डेफिनेशन क्या है हुन्स रूल की, हुन्स रूल की डेफिनेशन है पेयरिंग
of electron will only take place only after, will only take place when each block is half filled or at maximum multiplicity. तो मल्टीप्लिसिटी क्या होता है भाई? मल्टीप्लिसिटी एक मैथमेटिकल टर्म है, इसकी वैल्यू होती है 2s नेट प्लस 1। ये फॉर्मूला है जहां पे एस नेट क्या है? टोटल स्पिन, मतलब पूरी ऑर्बिटल में सारे स्पिन क्वांटम नंबर्स को जोड़ दीजिए तो उस ऑर्बिटल का टोटल स्पिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कुछ चिंता मत करिए। हुनसूल का कहना क्या है भाई कि पेयरिंग तभी पॉसिबल है, मतलब आप किसी भी ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन तभी भर सकते हो जब पूरे के पूरे ऑर्बिटल के हर एक ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन बांट दिया गया हो। समझ में आई बात? विदाउट दिस आप कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन को एक ही ब्लॉक में नहीं डाल सकते। ये हुनसूल का कहना है। ठीक है कि भैया अगर आपके पास मान लेते हैं पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में कितने ब्लॉक हैं? 3। मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन आपको बनने हैं, तो आप कभी भी पहले ऑर्बिटल में एकदम से पेयरिंग नहीं करा सकते। पेयरिंग तभी पॉसिबल है जब हर एक ब्लॉक में, तीनों ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन बांट दिया गया हो। जब एक इलेक्ट्रॉन आपने तीनों में दे दिया, तब आप चौथे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, या उसी को हम बोलते हैं हाफ फिल्ड, या उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो पहले मल्टीप्लिसिटी के बारे में देखते हैं, फिर पेयरिंग फैशन के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास है P1, तो P1 ऑर्बिटल कैसे दिखेगा आपको? तो P1 में हमेशा याद रखिए कि लेफ्ट टू राइट ही आपको बनना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन है और हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन प्लस स्पिन वाला होता है। प्लस स्पिन वाला कैसे दिखाते हैं? ऊपर की तरफ या पूरा तीर ऊपर। माइनस स्पिन वाला कैसे दिखता है? ऐसे या पूरा नीचे की तरफ। समझ में आई बात? तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो आपको यहाँ पे बनना चाहिए फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, बताइए इसमें टोटल स्पिन कितना हो गया? एक ही इलेक्ट्रॉन है और प्लस हाफ वाला है तो हाफ हो गया। तो बताइए मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई? 2s नेट प्लस 1, टोटल स्पिन है हाफ, आप डाल दीजिए, मल्टीप्लिसिटी निकल के आएगी 2। दैट मीन जब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो मल्टीप्लिसिटी होती है 2। चलिए P2 में चलते हैं, सेकंड में। तो अगेन सेकंड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है आपके p ऑर्बिटल में तो आप कैसे भर सकते हैं? तो हुन्स रूल क्या बोलता है? आप उनको ऐसे नहीं भर सकते, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आप उनको ऐसे नहीं भर सकते कि यहाँ पे 2 भर दिए, नहीं। आप उनको ऐसे नहीं भर सकते कि बीच में 2 भर दिए, नहीं। आप उनको ऐसे भी नहीं भर सकते कि यहाँ और यहाँ एक भर दिया, नहीं। आप उनको ऐसे भी नहीं भर सकते कि एक ऊपर एक नीचे भर दिया, ये भी गलत है। जब भी हुन्स रूल फॉलो होगा तो हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हाफ, मतलब प्लस हाफ वाले स्पिन वाला होगा और सबसे पहले लेफ्ट और ब्लॉक को ऑक्युपाई करेगा। दैट मीन्स अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे ही बनने पड़ेंगे। दिस इज P2। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये ऐसे नहीं हो सकता, पेयरिंग नहीं हो सकता। क्योंकि पेयरिंग कब हो सकता है? जब सबके सब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाए। हाफ फिल्ड से क्या मतलब है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पे पहुंच जाए। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कब आएगी? जब मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस हाफ वाले। आप चेक कर लीजिए, जैसे ये P2 है, बताइए मल्टीप्लिसिटी कितना निकल के आया है? एस नेट कितना निकल के आया है इस केस में? इसका भी हाफ है और इसका भी हाफ है, टोटल 1 निकल गया है, मतलब 2 इंटू हाफ, दैट इज 1। तो बताइए मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1 प्लस 1, 3। आप देख सकते हैं P1 की मल्टीप्लिसिटी थी 2, P2 की मल्टीप्लिसिटी हो गई 3, मतलब मल्टीप्लिसिटी बढ़ गया P2 में, जो कि बढ़ना चाहिए। उसने क्या कहा कि अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा, उसके बाद ही पेयरिंग होगा, उसके बाद ही ये, मतलब इलेक्ट्रॉन को आप एक ही ब्लॉक में पेयरिंग करा सकते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ। समझ में आई बात? जैसे P3 है, अब P3 को आप कैसे नोट करेंगे? P3 तो अगेन लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करना है, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। तो पॉजिटिव वाला एक
पेयरिंग हम करा नहीं सकते पॉजिटिव वाला 2, पेयरिंग हम करा नहीं सकते पॉजिटिव वाला 3. सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ P3 एंड दिस इज नोन एज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया. टोटल स्पिन देखिए कितना है, 3 इंटू प्लस आर, 3/2. बताइए मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा, 2s नेट प्लस 1. टोटल कितना निकल के आएगा, 2 इंटू 3/2, 3 प्लस 1 4. तो मैक्सिमम लिमिट 4 है पी ऑर्बिटल में, इससे ज्यादा मल्टीप्लिसिटी नहीं हो सकती. तो जब तक ये कंडीशन रीच ना कर जाए तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती. ठीक है, पेयरिंग इसके बाद से स्टार्ट होगी. समझ में आई बात? तो यही हुंस रूल है कि नाउ आफ्टर दिस पेयरिंग विल स्टार्ट. ठीक है, तो अगर आपके पास P4 है तो P4 को हम कैसे बनाएंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3. अब आप पेयरिंग करा दीजिए अगेन लेफ्ट टू राइट फैशन में. ये नहीं कि पेयरिंग बीच वाले में करा दी या लास्ट वाले में करा दी, नहीं, शुरुआत वाले. सिमिलरली P5 क्या होगा, P5 में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे 1 2 3 4 5. दिस इज P5. एंड P6 क्या होगा आपका, ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 खत्म. सो दिस इज द फैशन ऑफ हुंस. अब तुम बोलोगे सर क्या रूल है, इससे कैसे मतलब क्या ही फायदा है, क्यों हम ये रूल लगा रहे हैं, हम तो कहीं भी भर लें 4 इलेक्ट्रॉन, क्या ही फर्क पड़ता है. फर्क पड़ता है, आप समझिए उसको कैसे. आप एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत ही आसान है जिससे आप हुंस रूल को समझ पाएंगे. जैसे आप में से मैक्सिमम लोग गाँव के हैं, मैं भी गाँव का ही आदमी हूँ. गाँव में जब कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह या कोई भी चीज होती है, ठीक है, या कोई भी मतलब फंक्शन हो रहा है, तो आप लोगों को इनवाइट करते हैं खाना खाने के लिए, करते हैं नहीं? ओके, तो लोग आते हैं. तो गांव में तो बुफे सिस्टम चलता नहीं, शहर में चलता है कि आदमी आता है खुद अपने हिसाब से लेता है, खाता है, चला जाता है. गाँव में चलता है पंगत, 20-25 लोग लाइन से बैठ जाते हैं. बैठते हैं नहीं? मैं आपको हुंस रूल समझा रहा हूँ. ठीक है, होता है या नहीं बोलो, 20-25 लोग एक लाइन में बैठ गए, आपको उन्हें खाना खिलाना है परोस के. देखा है आपने ऐसा है नहीं? बोलिए. यस सर, यस सर. अब सुनिए, तो गांव में वो 20-25 लोग जो एक लाइन में बैठे हैं खाना खाने के लिए जो आए हैं, अब आप उस पर हुंस रूल फॉलो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो. स्टेबिलिटी बढ़ जाती है हुंस रूल फॉलो करने से. कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. अब आपको उन्हें खाना खिलाना है तो 2 तरीके पॉसिबल है. एक तरीका क्या है, आप पहले आदमी के पास जाएं और उसको भरपेट भोजन करवाएं. ठीक है, और खाइए और खाइए और लीजिए. ठीक है, पहला आदमी निपट जाए, फिर आप दूसरे आदमी के पास जाएं, उसको भरपेट खाना खिलाएं. अगर आप ऐसा करेंगे तो जो लास्ट में आदमी बैठा है ना 20वें नंबर पे, वो आके आपको इतना मारेगा कि आप सही हो जाएंगे. समझ में आएगा, आप डिस्टेबलाइज हो जाएंगे. ऐसा आप नहीं कर सकते. क्यों? हुंस रूल इज एप्लीकेबल कि जब 25 के 25 लोग बराबर एनर्जी पे बैठे हुए हैं तो आप कभी भी एक आदमी को फुली सेटिस्फाई नहीं कर सकते. आपको उन 25 लोगों को बराबर बराबर अमाउंट बांटना पड़ेगा. तो जो आदमी परस कर रहा होता है, दे रहा होता है खाना, वो यही इंश्योर करता है कि वो लाइन से सबको एक 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 रसगुल्ला दे दिया, लाइन से सबको 2-2 पूड़ियां दे दिया, सबको बराबर देना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके बाद ही आप किसी एक आदमी को सेटिस्फाई कर सकते हैं. जैसे मान लेते हैं आपने 2-2 पूड़ियां बांट दिया, तो उसके बाद कोई 10वें नंबर वाला बोलता है कि और चाहिए, तो आप उसको फिर 2 और दे दीजिए, किसी को दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप पहले वाले को ही पूरा ध्यान दे रहे हैं और 20वें वाले आदमी के पास कुछ भी नहीं पहुंचा, तो वो तो आपको मारेगा, बोलेगा भाड़ में गया खाना, पहले आओ तुमसे निपट लेते हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज हुंस रूल कि भैया वो 25 के 25 लोग इनवाइटेड गेस्ट थे, उन सबकी एनर्जी एकदम सेम थी. दे आर लाइक ब्लॉक्स इन एन ऑर्बिटल. समझ में आ रही बात? तो अगर मुझे उन्हें खाना खिलाना, इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो सबको बराबर 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 देने के बाद ही मैं किसी एक आदमी को सेटिस्फाई कर सकता हूँ. आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज हुंस रूल. ठीक है, बोलो. तो ये आपके अपने गांव में देखा है. मैं और भी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ. ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले. हुंस रूल ऑलवेज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, व्हाई? बिकॉज ऐसे ही करना चाहिए. अगर आपके पास बराबर एनर्जी के लोग हैं, ठीक है, क्योंकि गेस्ट तो गेस्ट है भाई आपका, आपके घर पे आया हो, वो चाहे कोई भी हो, आपके लिए तो गेस्ट है. आपकी क्या मतलब वो बनती है, मैं बोलूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि सारे गेस्ट को बराबर ट्रीटमेंट मिले, सबको बराबर मतलब अच्छा खाना मिले, यही ना बात करोगे आप। तो ऑर्बिटल तो क्या है, सेम है, ब्लॉक अलग अलग है। तो आपकी क्या गारंटी बनती है कि हर ब्लॉक को बराबर बराबर मिले। ऐसा नहीं कि एक ब्लॉक पूरा स्टेबलाइज हो जाए, उसका नेट स्पिन 0 हो जाए, दूसरे ब्लॉक होते रहे, दैट इज नेवर पॉसिबल। समझ में आ रही बात? तो हुंड रूल जो है वो यही बताता है कि जब आपके पास बराबर एनर्जी के लोग हैं तो सबको एक 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 आपको इलेक्ट्रॉन बांटना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी को पेयरिंग करा सकते हैं। ठीक है, जब तक आपने सबको एक 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 नहीं बांटा है और किसी एक को पेयरिंग करा दिया तो दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे भैया हम काहे के लिए इनवाइटेड है, फिर जब आपको पूरा ध्यान फर्स्ट वाले आदमी पे ही देना है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बोलिए। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेता है। क्लियर है बात या नहीं, बोलिए। सर। चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं फखरुल आलम जी हैं, ठीक है, हमारी कहानी के पात्र हैं। फखरुल आलम जी का बर्थडे आया। बर्थडे में वैसे मेरे को तो कोई बुलाएगा नहीं, लेकिन ठीक है, फखरुल आलम जी का बर्थडे आया और फखरुल आलम जी ने 10 अपने दोस्तों को बुलाया। ठीक है, हुंड शूल बता रहा हूँ। ठीक है, तो 10 दोस्तों को बुलाया, तो ऑफकोर्स 10 दोस्त पहुंचे इनके घर पे। दो केस बता रहा हूँ, ठीक है। पहला आपको बताना है किस केस में फखरुल आलम जी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, पहला केस, फखरुल आलम जी 10 लोगों को गेट पे ही रिसीव करते हैं, आइए आइए बैठिए, सबके साथ बराबर बात करते हैं, और उसके बाद फिर आधे घंटे बाद जो भी उनके ज्यादा क्लोज दोस्त हैं उनके साथ अपना केक काटते हैं और अपना चीजों को स्टेबलाइज कर देते हैं, बात खत्म होती है, पार्टी खत्म। केस 1। केस 2, फखरुल आलम जी 10 ही लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन गेट खोलने के बाद 7 लोगों से कोई बात ही नहीं, केवल 3 लोगों से बात करते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब उनके डोमेन में वो 7 लोग रहे ही नहीं जिनको उन्होंने इन्वाइट किया है। तो क्या होगा भाई, आधे घंटे बाद फखरुल आलम जी का बर्थडे ढंग से मन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 7 लोग बोलेंगे भैया जब हमसे बात ही नहीं करनी थी तो हमें काहे बुलाया, आप उन्हीं 3 को बुला लेते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बताइए फखरुल आलम जी किस केस में ज्यादा स्टेबल है, केस 1 या केस 2? फखरुल आलम जी किस केस में ज्यादा स्टेबल है? 1 सर। केस 1। ठीक, क्यों भाई? क्योंकि भैया उन्होंने सबको बराबर समय दिया, बराबर समय देने के बाद 5-5-5-5 मिनट सबको दिया, उसके बाद किन्हीं 2-3 आदमियों को दिया तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है, हमें हमें भी उतना मतलब सम्मान मिला है। लेकिन अगर फखरुल आलम जी केवल 3 लोगों के को ही सम्मान दे रहे हैं या 2 लोगों को ही सम्मान दे रहे हैं, बाकी 8 लोग बेवकूफ है, तो वो 8 लोग मिलकर फखरुल आलम जी का बर्थडे मना देंगे ढंग से। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? दिस इज फुंसफुल कि जब आपने बराबरी से किसी कोई काम करने वाले हैं तो सबको बराबर बराबर आपको मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी को ज्यादा अमाउंट दे सकते हैं। दिस इज फुंसफुल, ऐसे आप याद रखिए। ठीक है, तो फखरुल आलम जी को तो याद हो गया क्योंकि उनका बर्थडे मना दिया मैंने, बाकी लोग भी अपने इसी तरह से याद करें। ठीक है, दिस इज फुंसफुल कि भैया जब तक हर एक ऑर्बिटल, हर एक ब्लॉक को बराबर 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 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल गया तब तक हम पेयरिंग नहीं करा सकते। पेयरिंग तभी पॉसिबल है जब पूरी की पूरी ऑर्बिटल क्या हो जाए, हाफ फिल्ड ना हो जाए। मेरी बात आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? बोलिए। क्लियर? आगे बढ़े? हेलो? चलिए, तो बस अगर ये तीनों रूल आपको पता चल गए, मतलब शुरुआत से अगर आप देखें, अगर हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन को हमें कौन सी ऑर्बिट से किस ऑर्बिट की तरफ बढ़ना है, ये पता चल गया, ये ऑर्डर हमने निकाल लिया। फिर हमें ये पता चल गया कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े जा सकते हैं, ये हमें पता चल गया। और हमें फिर ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन को किस फैशन में भरना है, ये भी पता चल गया। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तभी पॉसिबल है जब पूरी की पूरी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ना हो जाए। जैसे पी ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड है P3, डी ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड होगा D5, एफ में क्या होगा F7, जितने ब्लॉक उतने इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। राइट, इलेक्ट्रॉनिक
configuration of following. A part, जैसे कार्बन, B part, सोडियम, C part, phosphorus, D part, chlorine, E part, titanium, F part, chromium, manganese, G part, cobalt, H part, chromium, I part, copper, J part, selenium, K part, germanium, L part. चलिए, सपोज दैट मुझे इन सब के क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने हैं नए सिस्टम में। जैसे कार्बन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कई बार निकाला होगा। एक सवाल जो सबसे टफ है वो हम बता देते हैं, ठीक है? आसान वाले आप लोग करेंगे, टफ वाला मैं बताऊँ। जैसे कार्बन बहुत टफ है, ठीक है? तो कार्बन में आपने जरूर बचपन में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा 2,4, ठीक है? 6 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2,4 पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। 9-10 तक ये चीज सही थी, बट अब हमें इस फॉर्म में नहीं लिखना है। अब हमें किस फॉर्म में लिखना है? ऑर्बिटल्स की फॉर्म में, ठीक है? तो ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है भाई? 1s 2s, इस टाइप से 2p ऐसे। 1s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास? 6। 1s में एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। तो 1s में 2, 2s में भी 2, टोटल कितने हो गए? 4। 2 और बचते हैं। p में कितने भरे जा सकते हैं? 6। 6 है ही नहीं, 2 ही बचे हैं। सो दिस विल बी द न्यू कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 9-10 वाला है और ये अब है। तो अभी आपको कभी भी 2,4 टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन विल बी 1s2 2s2 2p2। दिस इज योर न्यू क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया आपको या नहीं? बोलिए, क्लियर है? ओके ओके। सिमिलरली आप सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, चलिए मैं सबके एटॉमिक नंबर आपको दे देता हूँ, आपका फायदा होगा। वैसे तो आपको पता होना चाहिए। पीरियड टेबल का जो फोटो है उसको बिल्कुल अपने सामने लगा लें, जो आपका स्टडी टेबल है। पीरियड टेबल एक ऐसी चीज है जो कि आपके सामने होनी चाहिए। चैप्टर 3, ठीक है? आपको पता होना चाहिए पीरियड टेबल में क्या क्या एलिमेंट है, कहाँ कहाँ है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ये अप टू 36 तो याद ही होनी चाहिए। चलिए, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सोडियम का 11 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है, मैंगनीज, तो कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट 27, क्रोमियम 24, कॉपर 29, सेलेनियम, जिंक, जिंक का होता है आर्सेनिक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम 24, गैलियम, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन 34। चलिए, तो ये मैंने आपको सबके एटॉमिक नंबर दे दिए हैं, ठीक है? आपको बस इन इतने इतने इलेक्ट्रॉन को अबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुम्स रूल लगाते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देना है। निकाल दीजिए, चलिए स्टार्ट हो जाइए। मैंने एक का आपको करके दिखा दिया, बाकी आप लोगों को सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क है। स्टार्ट हो जाइए, देखिए आप लोग कर पा रहे हैं। जैसे सोडियम का निकालिए, पोटेशियम का निकालिए, क्लोरीन का निकालिए, ठीक है? कम से कम शुरुआत के 3-4 तो निकालिए, बाद वाले फिर बाद में आप निकाल के लाइएगा अगली क्लास में।
हो रहा है या नहीं? सोडियम हुआ आपसे? बोलिए सोडियम का क्या 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 निकलेगा? बोलिए सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन 11। बताइए 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? तो 1s में दो भर गए, 2s में दो भर गए, 4 हो गए। 2p में कितने भर सकते हैं? 6। 4 निकलने के बाद कितने बचे? 7 बचे। 6 भी भर गए, टोटल 10 हुए। तो फिर 3s में कितना आएगा? 1। सो दिस विल बी योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सिमिलरली अगला क्या था? सोडियम के बाद फास्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस 15, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन बनने आपको, तो अगेन 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हो गए। फिर 3s2, तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। 3 और बाकी हैं, तो 3p में 3। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया फास्फोरस का। अगला कौन सा था? अगला था आपके पास क्लोरीन। क्लोरीन में 17 है, 17। तो अगेन 1s2 2s2 2p6 10, 3s2 12 एंड 3p 5 बचे हैं। p में 6 तक भर सकते हैं, सो 3p5। सो दिस इज योर क्लोरीन। p पार्ट क्या है भैया आपका? टाइटेनियम। टाइटेनियम में 22 है, स्टार्ट हो जाइए। सो 1s2 2s2 2p6 10 हो गए। 3s2 3p6 18 हो गए। 3p के बाद आता है 4s, तो 4s2 20 हो गए। उसके आता है 3d। 3d में 10 भर सकते हैं, दो ही बचे हैं, 3d2। सो दिस विल बी योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टाइटेनियम। समझ में आ रही बात? बोलिए। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। अगला क्या है आपके पास? मैंगनीज करिए, कोबाल्ट करिए। चलिए मैंगनीज में 25 और कोबाल्ट में 27, तुरंत लिखिए। मैंगनीज 25, जी पार्ट, कोबाल्ट 27, करिए, लिखिए। हो पाएगा या नहीं? बोलिए। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं। यस सर। करो करो, 25 27 वाला निकालो, तुरंत तुरंत भरते जाओ। किस फैशन में भरना है वो मैंने आपको बताया ही है। फैशन आपके आपके सामने लिखा हुआ है। 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, कितने हो गए? 2 4 10 12, ये हो गया आपका 12 और 6 18, 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 6 36। तो यहाँ तक तो 36 तक आप कर ही सकते हो। 4p तक 36 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ठीक है। फिर 38 48, यहाँ तक 48 भर जाएंगे। तो आपका है ही नहीं कोई 48 वाला। मतलब एटलीस्ट इतना तो रट लीजिए। 1s के बाद 2s, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, यहाँ तक तो एकदम याद कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। क्योंकि 36 तक का तो सीधा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप, आपको अगर और एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही है तो निकाल लीजिए, ये इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। बट 36 तक तो सीधा आता है, तो वो तो आपको पूरा याद होना चाहिए। जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ठीक है। 36 तक हो जाएगा। चलिए, तो आपके सामने है सवाल। 25 भरने हैं। चलिए भरिए, स्टार्ट हो जाइए। नवोनीत पॉल, आपने जो मेरे को आंसर्स भेजे हैं, वो आंसर्स तो क्या बता रहे हैं? 2,2,6 कौन है? अच्छा ठीक है, ऑर्बिटल नहीं बता रहा, ठीक है, बढ़िया। तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, ओके, वेरी गुड। एमएन और सीओ में भी निकाल दीजिए।
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p5। ओके नवनीत जी, आपका आंसर सही है। चलिए कुछ आंसर तो निकल ही आना चाहिए अभी तक, बहुत ही आसान। तो अमेंडमेंट 25 है, अगेन स्टार्ट रहेगी 1s2 2s2 2p6। इतने वाले को तो आप नोबल गैस भी लिख सकते हैं, जैसे ये कौन सी नोबल गैस है, नियॉन, तो आप कभी भी नियॉन भी लिख सकते हैं। और ये जो है 3s2 3p6, इतने तक को आप कौन सी नोबल गैस लिख सकते हैं, AR, आर्गन, ठीक है 18 है, तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते थे। बट 18 हो गया, 18 के बाद 20, 20 के बाद 5 बचा है 3d5, तो आप इसको ऐसे भी लिखिए फुलॉन, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे टाइटेनियम को आप लिख सकते थे AR 18 हो गया, and then 4s2, then 3d2, so this is also a correct representation। सिमिलरली इसको भी आप लिख सकते हैं, और मैं लिख देता हूँ AR 4s2 3d5, ये भी इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली 27 है, 18 से ज्यादा है, तो हम सीधा लिख देते हैं AR 18 हो गया, 18 होने के बाद 4s2 20 हो गया, 20 के बाद 7 3d7, दिस इज योर करेक्ट। कभी कभी बार बार आप लिखने से बढ़िया है कि नियरेस्ट नोबल गैस तक तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। जैसे सोडियम को भी आप लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे, क्योंकि ये नियरेस्ट नोबल गैस है, एनी कौन सा नियॉन, उसको आप लिख सकते हैं नियॉन M3s1, ये भी सही है। सिमिलरली इसको आप लिख सकते थे नियॉन M3s2 3p3, ये भी चलता है। चलिए चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में चैप्टर जो है खत्म ही हो जाएगा, बस एग्जाम्पल्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करके लाइएगा अगले क्लास में, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग थोड़े बहुत वेरिएशंस की बात करेंगे, एक्सेप्शनल, इसमें से कुछ है जो एक्सेप्शनल मैं कहूँ कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में होता है, और ये सब अभी एटम है, आयंस का कैसे निकालेंगे, जैसे कैटायन एनायन, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो कि आखिरी क्लास होगी इस टॉपिक, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग कर लीजिएगा, मैं ये सेव करके आपको भेज देता हूँ, आप लोग होमवर्क की तरह सॉल्व, ठीक। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Bye, bye, sir. Bye, sir.